तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। लाश के टुकड़े महरौली के जंगल में जिस आरी यानी तेजधार हथियार से लाश के टुकड़े किए गए वो महरौली के किसी नाले में। जिस वक्त ये कत्ल हुआ और श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे उस लाश के टुकड़े करते वक्त आफताब ने श्रद्धा के वो कपड़े उतारे और उन कपड़ों को जो फेंका वो कपड़े एक कूड़ा गाड़ी में, मूविंग जो गार्बेज गाड़ी होती है, और श्रद्धा का मोबाइल महाराष्ट्र में किसी जगह पर। तो चार ऐसी चीज़ें जो इस पूरे केस को इसके अंजाम तक पहुंचा सकती हैं, उनका हश्र और हाल ये है इस वक्त। और यही वो चीज़ है जिन्हें ढूंढने की चुनौती है, क्योंकि अगर नहीं मिलती है तो खुद पुलिस वालों का कहना है कि असल में वो जो तलाश कर रहे हैं इस वक्त, जंगलों की छान रहे हैं, खाक छान रहे हैं, इतनी सारी टीमें बनाई गई हैं, फॉरेंसिक टीम की मदद दे रही हैं, तो उनके सामने पहला चैलेंज तो यही है कि श्रद्धा को मुर्दा साबित करना। एक बार मुर्दा साबित हो गई तो फिर आफताब का बचना नामुमकिन। लेकिन अब धीरे धीरे छनकर पूरी कहानी सामने आ रही है और यह भी आगने वाले दिनों में भी आती रहेगी, क्योंकि बहुत बार आफताब कुछ बोलता है, फिर कुछ बोलता है, फिर पलटता है, फिर कुछ नहीं बताता है, फिर बताना शुरू करता है। जो हमारे सोर्सेज है दिल्ली पुलिस के, उसके मुताबिक अब 18 मई की कहानी सुनाई आफताब ने। पूरी कहानी कुछ यूँ है। 18 मई की दोपहर को आफताब घर से बाहर गया था। दिल्ली में दोनों थे, अभी उनको इस घर पे आए हुए 2-3 दिन ही हुए थे। इससे पहले जब वो मुंबई से आए थे, 3 मई ईद है, उसके बाद वो लोग पहुँचे थे यहाँ पे, आफताब और श्रद्धा। हिमाचल प्रदेश गए थे पहले, वहाँ घूमा, फिर दिल्ली आए, फिर एक होटल में रहे, फिर दूसरे में, फिर एक दोस्त के घर, फिर उसके बाद इस छतरपुर के घर को किराए पर लिया था। दूसरा या तीसरा दिन था, तो कुछ ज़रूरी काम से इधर उधर वो गया था, नौकरी भी ढूंढनी थी। हालांकि श्रद्धा के अकाउंट में काफ़ी पैसे थे जो उसने सेविंग करके रखे हुए थे, जो अपनी नौकरी और बाकी चीज़ों से। तो शाम करीब 6 बजे वो घर आया। घर आने के बाद इन दोनों में जो पहली बार झगड़ा हुआ वो काम को लेकर था। घर में शिफ्ट हुए थे, घर में जो एक किचन भी है, बाकी खाना बनाना, उन सब की चीज़ें भी होनी चाहिए, वो थी नहीं। तो अब सब्ज़ी भी लाना है, राशन भी लाना है, तो कौन लेने जाए, बात यहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब घर कैसे चलेगा। दोनों रह तो रहे लिव इन में, लेकिन सिर्फ इश्क मोहब्बत से काम नहीं चलता। मोहब्बत खाली पेट को नहीं भरता, भूख लगती है तो खाना भी चाहिए, आपको ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी चाहिए। तो ऐसे कई किस्से, कहानियाँ और मैंने केसेस देखे हैं जिसमें जब ज़िंदगी की ज़रूरत सामने आती है तो फिर इश्क का बुखार उतर जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। ज़िंदगी की ज़रूरतें थीं और उसी ज़रूरत में कौन आगे जाए, कौन काम करे, कौन सामान लाए, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। टाइम था करीब 6 बजे का। आफताब के मुताबिक 6 से 8 के दरमियान ही दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। फिर इस झगड़े के दौरान कुछ पुरानी बातें निकली। अब उसमें एक चीज़, एक नई कहानी ये भी आ रही है कि जब आफताब के साथ रहने लगी श्रद्धा, तो उसे आफताब के कुछ राज के बारे में भी पता चला। डेटिंग ऐप और बाकी के ज़रिए दूसरी लड़कियों से दोस्ती, उनके साथ रिश्ते, रिलेशन, इसको लेके भी झगड़ा होता था। बीच में जब माँ बाप ने भी समझाया था। फिर कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब श्रद्धा के दोस्तों ने उसे मशवरा दिया था कि तुम आफताब को छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, और वो शायद ये सोचने लगी थी और इन चीज़ों ने भी कुछ असर किया। लेकिन खैर झगड़ा हुआ और 6 से 8 के दरमियान उसने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो कुछ हुआ मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है। अभी सिर्फ वही बताएंगे जो लेटेस्ट चीज़ें हैं। 2 दिन तक जब इसने लाश के टुकड़े किए तो सबसे पहले बाथरूम में जब लाश रखी तो उसे मालूम था कि ये सारी चीज़ें होंगी। उसने श्रद्धा के कपड़े उतारे, उसे एक पॉलीथीन में डाला था। जो पहला सबूत घर से इसने डिस्ट्रॉय किया था वो श्रद्धा के कपड़े थे। श्रद्धा के कपड़े को पॉलीथीन में लेकर ये दिन में निकला, रात में भी नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कपड़े हैं, कोई देख भी लेगा तो कोई डर की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि इंसान के मन में चोर होता है। और जब बाहर निकला, घर के आगे थोड़ी दूरी पर गया तो देखा कि एक कूड़े की गाड़ी, दिल्ली में अमूमन एमसीडी, एनडीएमसी, इन सब की गाड़ियाँ घूमती हैं, तो कचरा वाली गाड़ी गुजर रही थी। उसने कपड़ों का वो पॉलीथिन उसी चलती हुई कूड़े गाड़ी में डाल दिया और वापस आ गया। इसके बाद उसने सारी चीज़ें फेंकी। जिस आरी से इसने टुकड़े किए थे उस आरी को भी इसने महरौली के जंगलों में एक नाले में फेंका था। अब पुलिस उसे भी ढूंढ रही थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो 20 दिनों में करता रहा। इस दौरान वो 2 बार अपने घर वसई गया, महाराष्ट्र। पहली बार तब गया, इसकी जो फैमिली थी, इसकी मदर और भाई,
ये लोग वसई से मुंबई शिफ्ट हो रहे थे, तो उनको शिफ्टिंग में मदद करने के लिए गया। दूसरी बार ये गया अक्टूबर के एंड में, जब श्रद्धा के मोबाइल बंद, सारी चीज़ें दोस्त ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये हुआ कि क्या होगा। और नवंबर की शुरुआत, तो वसई पुलिस स्टेशन ने एक बार इससे पूछताछ की, बल्कि कहते हैं कि 2 बार, और पूछा श्रद्धा के बारे में कहाँ, तो उसने कहा श्रद्धा से मेरी लड़ाई हुई और वो 22 मई को मुझे छोड़कर चली गई और वो किसी और लड़के के साथ चली गई। पुलिस ने भी उसे जाने दिया, उसके बाद वसई के कुछ पूछताछ की नहीं। तो ये इसने सारी कहानी बतानी शुरू कर दी थी। अब इसकी कहानी के बाद पुलिस के सामने ये है कि झूठ तो बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये तो आगे की बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ इकलौता वही है जिसके आपको भरोसे पे सारा काम करना है। तो जहाँ बता रहा है यहाँ लाश फेंकी, पुलिस उसके पीछे पीछे चल रही है, ढूंढ रही है, कई टीमें लगी हुई हैं। अब ये पहुँचते हैं जंगलों में। दिल्ली पुलिस ने आज बताया कि कुल 13 हड्डियाँ उन्होंने इस महरौली के जंगलों और नालों से बरामद की हैं। 13 हड्डियाँ, और ये 13 की 13 हड्डियाँ हैं, ये शरीर के पिछले हिस्से की तरफ की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी या उससे नीचे की तरफ की हड्डियाँ। लेकिन इन हड्डियों को नंगी आंखों से देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये हड्डियाँ इंसान की हैं, क्योंकि टुकड़े मिले छोटे छोटे। तब हो सकता है जानवर के भी, हो सकता है इंसान के भी हो, लेकिन हड्डियों को सहेजा, उन 13 हड्डियों को पुलिस ने, और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब फॉरेंसिक जांच से पहली चीज़ तो सामने ये आएगी कि हड्डियाँ इंसान की। अगर ये पुख्ता हो गया कि ये हड्डियाँ इंसान की, तो अब ये महरौली का जंगल है और अब एक श्रद्धा के कत्ल के मामले की तफ्तीश हो रही है। इन जंगलों में कुछ वक्त पहले भी आपको याद होगा किडनैपिंग करने के बाद 3 बच्चों को लाया गया था, 2 का कत्ल किया गया, वहीं से लाश मिली। तो हो सकता है ऐसे और भी कुछ क्राइम हुए हो। तो ये श्रद्धा की ही लाश के टुकड़ों की हड्डियाँ हैं, या अगर इंसानी हड्डियाँ हैं तो किसी और की हड्डियाँ हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? तो डीएनए के ज़रिए। तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा श्रद्धा के पिता, चूँकि माँ है नहीं, और ब्रदर, उनकी मर्ज़ी से, उनकी सहमति से उनके डीएनए के सैंपल ले लिए। अब उन सैंपलों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई है कि जैसे ही ये पता चल जाएगा कि ये जो 13 हड्डियाँ मिली हैं, ये 13 की 13 हड्डियाँ या इनमें से कुछ इंसानी हड्डियाँ हैं, तो अब दूसरा काम पुलिस का ये होगा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के थ्रू श्रद्धा के भाई और पिता, इनमें से किसी एक के भी काफ़ी है, डीएनए सैंपल से मिलान होगा। अगर वो मिल गया कि हाँ ये हड्डी इंसानी है, और दूसरा कि ये श्रद्धा के पिता या भाई से मैच कर गया, तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये तो पहला काम। दूसरा, दिल्ली पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक की एक टीम आफताब और श्रद्धा के इसी घर में गई, छतरपुर में, जहाँ वो किराए पर रह रहे थे। अब वहाँ का सीन ऑफ क्राइम तो इसने बार बार धोया, एसिड से धोया, केमिकल से धोया, लेकिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ निशानी या सबूत रह ही जाते हैं जिसको दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बाकायदा पूरे घर के कोने कोने की तलाशी ली, छत, दीवार, फर्श, हर एक की। किचन के पास से उन्हें कुछ निशान मिले। पहली नज़र में फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो कि वो तजुर्बेकार होते हैं कि खून जब सूख जाता है तो उसका कलर कैसा होता है, कितने दिनों बाद कैसा कलर होता है, किस कलर के पेंट के साथ अगर वो निशान है तो वो कैसा कलर चेंज होता है, इतनी सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। तो अब उन्हें पहली नज़र में है कि शायद ये खून के कुछ निशान हैं। अब उन्हें भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब यहाँ पे भी ये है कि अगर मान लीजिए कि पहली चीज़ वो हड्डियाँ मैच नहीं की, इंसान की नहीं निकली, तो ये खून किसका है? या तो फिर उस घर में 2 ही थे, आफताब या श्रद्धा, और अगर गलती से श्रद्धा का निकला तो भी केस थोड़ा सा आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो वहाँ से ये सैंपल उठाए। अब इसी दौरान में ये हुआ है कि चूँकि लाश के टुकड़े अभी बरामद नहीं हुए, सर नहीं मिला है, आरी नहीं मिली है, मोबाइल नहीं मिला है, श्रद्धा के कपड़े नहीं मिले हैं, लेकिन आफताब के कई कपड़े पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहाँ से जब्त करके ले गई है। इसलिए कि आफताब ने खुद बताया कि उसने करीब 20 दिनों तक लाश के टुकड़ों को इधर उधर फेंका, बैठकर बाथरूम में उसने आरी से लाश के टुकड़े किए। तो बहुत मुमकिन है कि कपड़े धोने के बावजूद उसके कपड़ों में, या जिस पे वो सोता था, चादर में, चप्पल में, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रूफ, ऐसे सबूत, ऐसे नमूने मिल जाए जो फॉरेंसिक जांच में काम आए। इसीलिए उसके कपड़ों को भी ले जाया गया। श्रद्धा के भी कुछ कपड़े वहाँ से उठाए गए, लेकिन वो सारे धुले धुलाए थे। और जिस वारदात के दिन जब कत्ल हुआ, श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे उसने खुद ही बताया कि मैंने कूड़े की गाड़ी में फेंक दिया।
अब उस तारीख को उसने जो बताया वो ये है कि शायद उसने कपड़े फेंके थे 19 और 20 मई को, एग्जैक्ट उसे याद नहीं, लेकिन उस 19-20 मई बताया। तब उस इलाके में कूड़े की गाड़ी, जो भी सफाई कर्मचारी, कूड़े के एक ढेर पर ले जाकर उन चीज़ों को फेंका जाता है। तो सफाई कर्मचारियों की मदद से बाकायदा ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि अगर 6 महीने पहले एक गाड़ी निकली तो वो गाड़ी कहाँ गई। कई बार ऐसा होता है कूड़े के ढेर में बहुत सारे लोग कुछ तलाशते हैं, तो किसी ने पॉलीथीन में देखा और वो अगर श्रद्धा के कपड़े हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे भी फटे और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक ठाक होंगे। तो किसी ज़रूरतमंद ने वो कपड़े निकाल कर पहन तो नहीं लिए, अगर हाँ तो उस सफाई कर्मचारी के थ्रू या जहाँ पे उसने जाकर डंप किया वहाँ के कुछ विटनेस के थ्रू पहुँचा जा सकता। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वो तलाश, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आई, चूँकि आफ्ताब ने कहा था कि उसने लगातार 2 से 3 दिन, बल्कि 2 दिन उसने लाश के टुकड़े करने में लगाए थे वक्त, और वो लाश का टुकड़ा उसने बाथरूम में किया था। पुलिस को उसने बताया कि जब भी वो बैठकर लाश के टुकड़े करता तो नल को चला देता, नल का पानी, और दूसरा उसके उस बाथरूम में शॉवर था तो वो शॉवर को भी चला देता। उससे पूछा गया था ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि इसलिए ताकि अगर कुछ खून के थक्के हैं तो वो पानी में बहकर निकल जाए नाली के ज़रिए, या छोटे मोटे टुकड़े हैं वो भी बह जाए तो कोई अंश बचे नहीं, और बाकी जो टुकड़े वो कर रहा है वो तो पॉलीथीन में डाल ही रहा है। तो वहीं से फॉरेंसिक टीम को भी ये ख्याल आया कि चलो जंगल में भी ढूंढ रहे हैं, नालों में भी ढूंढ रहे हैं, कूड़े में कपड़े ढूंढ रहे हैं, अगर इस बाथरूम के अंदर की नाली, उसके उस जो नाली निकलती है बाथरूम के अंदर से लेकर और बाहर जाकर जिस नाले तक मिलती है, उस पाइप, उस ड्रेनेज सिस्टम वाटर का जहाँ से वो सप्लाई निकलता है, उसमें भी अगर तलाश किया जाए और कुछ नमूने उठाए जाएं तो क्या मुमकिन लाश के टुकड़ों के कुछ कण, कुछ अंश मिल सकते हैं। कई बार नालियों में काई जम जाती है, उस काई के साथ कुछ टुकड़े चिपक सकते हैं। तो अब बाथरूम की उस नाली के ऊपर लगी वो जाली, और जाली के नीचे के सारे पाइप, और वो नाली जाकर जहाँ जिस नाले से मिलती है, सफाई कर्मियों की मदद से उनको भी जांचा जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को जांचा जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि पुलिस के सामने इस वक्त चुनौती आफ्ताब को कातिल ठहराने से ज़्यादा श्रद्धा को मकतूल ठहराना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो वो बहुत आसानी से अपना खेल करके बच सकता है। तो पुलिस ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि जितने आजकल फॉरेंसिक हमारे साइंस ने तरक्की की है, उम्मीद इसकी कम ही है कि वो बचेगा। तब उस बाथरूम की भी हो गई। अब एक और चीज़ है जहाँ पे आफ्ताब गिरा है। जब आफ्ताब से पूछा गया शुरुआत से ही, और वो लगातार उलझा रहा था, 18 मई की उसने कत्ल की बात की। हालांकि अभी भी पुलिस को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 18 को है, 19 है, 20 है या 22 है, लेकिन वो 18 पे ही अड़ा हुआ है। और उसने बताया था कि 22 तारीख को, पहले वो बता रहा था, वो उससे झगड़ा करके घर से चली गई थी और उसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं था, और घर से अपना कोई सामान लेकर नहीं गई। उसने बताया सिर्फ अपना मोबाइल लेकर गई थी। तो उसके हिसाब से 22 तारीख को वो निकली अपना सामान लेकर, अपना सामान छोड़कर सिर्फ मोबाइल लेकर। अब ये उसका बयान था। लेकिन जब पुलिस ने आफ्ताब की कॉल डिटेल को खंगाला तो पाया कि 26 मई को, 26 मई, यानी जो बता रहा कि वो 22 मई को झगड़ा करके चली गई थी अपना मोबाइल लेकर, 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से 54,000 रुपीज़ आफ्ताब के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ 26 मई को, और ये उसके बैंक से, श्रद्धा के अकाउंट में पैसे थे। इसके अलावा 31 मई को, 31 मई को श्रद्धा के ही मोबाइल के अकाउंट्स डिटेल से इंस्टाग्राम पर एक चैट हुई उसके एक दोस्त के साथ। अब जब इन दोनों चीज़ों को पुलिस ने खंगाला तो पाया कि 26 मई को जब बैंक का ट्रांसफ़र दिखा रहा है, जो उसमें लोकेशन मोबाइल श्रद्धा का छतरपुर दिखा रहा है 26 मई को। 31 मई को जब उसका इंस्टाग्राम पे चैट हो रहा है तो उस मोबाइल का लोकेशन 31 मई को भी छतरपुर दिखा रहा है। यानी ये साफ था कि मोबाइल आफ्ताब के पास था और वही यूज़ कर रहा था, और 31 मई तक लोकेशन यहीं पे दिख रहा है छतरपुर का। आफ्ताब के हिसाब से उसने 4, 5 या 6 दिन तक सारे टुकड़े फेंके, मोबाइल अपने पास रखा, उसी मोबाइल से वो सबसे बात कर रहा, सबको दे रहा है, और उस मोबाइल को उसने अपने से दूर नहीं किया, अपने पास ही रखता रहा। क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए उसको श्रद्धा के सारे सोशल मीडिया ऐप, उन सबको अपडेट करना था, लोगों को जवाब देना था।
तो ये सब कुछ करता रहा। जब सारा काम हो गया उसके बाद अब लगा कि चलो, जब उसने 2 महीने के बाद, क्योंकि अब कब तक उस मोबाइल को लेके वो करता रहेगा, उसे ये भी पता है, जानकारी है कि मोबाइल के ज़रिए लोकेशन और ये सारा ट्रेस होता है। तब उसने फिर जब पहली बार वो महाराष्ट्र गया तो मोबाइल अपने साथ ले गया और वहाँ ले जाकर उसने फेंका, ताकि अब वो मोबाइल से पीछा छुड़ा सके। और उसके बाद फिर वैसे पुलिस दोबारा गया, वो फिर वापस आया, फिर यहीं रह रहा था। तब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हैं, पुलिस ने जो कुछ बताया। अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आफ्ताब पिछले 3 दिनों से महरौली पुलिस स्टेशन में है। आमतौर पर हम आप कई बार सोचते हैं कि एक ऐसा कातिल, मतलब जिसके इस किए हुए जुर्म को सोच कर ही सिहरन पैदा हो जाए कि एक शख्स कैसे बाथरूम में बैठकर 2 दिनों तक एक इंसान के लाश के टुकड़े कर सकता है, कैसे उन टुकड़ों को समेट कर सहेज कर फ्रिज में डालता है, उसी फ्रिज को खाने पीने के लिए भी अपना यूज़ कर रहा है, उसी कमरे में सो रहा है जिस कमरे में लाश है, आधी अधूरी कटी पटी, और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा शख्स जब पुलिस स्टेशन में होता है, मैंने कई बात की पुलिस वालों से भी, तो उन पे क्या बीतती है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उनके तो करीब है, उनको तो इंट्रोगेशन करना है, और बहुत दूर बिठाकर भी नहीं, पास बिठाकर, जैसे मैं इस टेबल के उस पार, वो इधर मैं हूँ। तो क्या होता है, एक पुलिस वाले ने कहा कि जब कहानी दिमाग में चलती है ना कि इस जुर्म में यहाँ आया, इसने ये किया है, और जब वो खुद बता रहा है, तो सिर्फ वर्दी पहने हुआ हूँ, बेशक पुलिस वाला हूँ, सिहरन पैदा होती है, पूरा शरीर सिहर उठता है कि कैसा बंदा बैठा हुआ। फिर डर भी लगता है कि ये तो इंसान हो ही नहीं सकता, ये तो हैवान टाइप है, क्या पता मौका मिले कब ये किसी और के टुकड़े कर डाले। तो एक अजीब सी, मतलब पुलिस वाला होकर भी एक डर, एक अजीब सा खौफ, एक सिहरन सी पैदा होती है ऐसे लोगों को सामने बैठकर या देखकर। और वहीं उनसे फिर भी अपनी ड्यूटी निभानी है, पूछना है। हम बेशक पुलिस वालों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोलते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं, लेकिन ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। सोचिएगा, कैसे ऐसे खूंखार कातिल दरिंदे जिन्होंने इंतहा पार कर रखी है, कैसे कैसे जुर्म किए, और वो उनके सामने बैठा है, उससे बातचीत करनी है, उससे सच उगलवाना है ताकि केस मजबूत हो, कोर्ट में ले जा सकें, और उसके से ही पूछताछ करके सब, चाहे फिर वो निठारी वाला क्यों ना, कोहली बैठा हुआ है। कोहली का मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेट कर रहा था वो पुलिस वाला, एक ने तो कहा था कि कोई भी हम अकेले उसके कमरे में जाएंगे नहीं, उस सेल में नहीं जाएंगे, जबकि पुलिस स्टेशन में बंद है वो, जब तक 2-3 साथ ना हो। क्यों? उसको देख के डर लग रहा है, क्योंकि तो आदमखोर है, मार के खा जाता है इंसान को। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही है, और ये लगातार गुमराह कर रहा है। इसलिए अब 5 सीनियर पुलिस अफसरों ने तय किया कि इसकी होशियारी को देखते हुए इससे इंट्रोगेशन किया जाए। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के एक अफसर, अब उनको भी इस इंट्रोगेशन में शामिल किया गया है। 5 लोग लगातार इसके साथ पूछताछ कर रहे हैं और इससे सच निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ख़ुद दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि एक तो पहली चीज़, जो 13 हड्डियाँ मिली हैं उसमें से दुआ यही है, हालांकि इसको दुआ कहना भी गलत हो, लेकिन ये है कि ये साबित हो जाए कि श्रद्धा का कत्ल इसने किया है, और फिर हम उसके आगे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। तो पहली चीज़, श्रद्धा की लाशों के टुकड़ों को ढूंढना। दूसरी चीज़, जिस आरी से कत्ल किया गया उसे ढूंढना, उसके मोबाइल को ढूंढना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे राज जो व्हाट्सअप चैट मैसेज के ज़रिए वो मिल जाएंगे, और घर के अंदर से जो नमूने मिले हैं उसका इस्टेब्लिश होना। ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं ताकि फिर ऐसे एक वहशी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। तो ये वो केस है आमतौर पर जो हम आप देखते हैं क्राइम की दुनिया में, कि जब एक कोई क्राइम होता है, कत्ल होता है, तो पुलिस कातिल के पीछे भागती है, मुजरिम के पीछे भागती है ढूंढने के लिए। ये हाल के वक्त का शायद इकलौता ऐसा केस है जिसमें कत्ल हुआ, कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, थाने में है, लेकिन पुलिस को कातिल की तलाश नहीं है, मकतूल की तलाश है, यानी जो मरने वाला उसकी तलाश है। इसलिए कि जब तक मरने वाला नहीं मिलता तब तक आप उसके खिलाफ आगे क्या करोगे। तो इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, और पुलिस की टीम इस पूरे मामले में अभी तक, जो उनका कहना है कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभी काम बाकी हैं। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ उसने और बताई वो ये कि जब इसने 19 और 20 मई की रात को ये आरी से टुकड़े कर रहा था, अब लाश है, लाश के टुकड़े करना है, आरी चला रहा है, तो गलती से आरी इसके एक हाथ पर भी लग गया था और हाथ से इसके खून निकलने लगा।
फिर और ये दिन में कर रहा था उस वक्त। इसका ये कहना था कि 2 दिन तक 48 घंटों में इसने करीब 12-14 घंटे तक लाश के टुकड़े किए हैं किस्तों में। थक जाता, फिर जाता, फिर खाना मंगाता, खाना खाता उस हाल में, उस आलम में भी। तो एक बार आ रही जब ये लाश के टुकड़े कर रहा था, नेक्स्ट डे, सेकंड डे, आखिरी दिन, तो इसके हाथ कट गए थे। फिर इसने अपने हाथ को कपड़े से बांधा, खून निकल रहा था, और उसके बाद ये एक डॉक्टर के पास गया वहीं लोकल छतरपुर में, और उस डॉक्टर से उसने अपना इलाज कराया हाथ का, वापस आ गया। अब जब ये खुलासा हुआ कि इस घर में, अब चूँकि पूरे देश दुनिया में हर जगह हेडलाइन है और अखबारों की सुर्खियाँ हैं, टीवी में भी दिखाई जा रही हैं, तो उस डॉक्टर को याद आया कि अरे ये तो मेरे पास आया था अभी करीब 6 महीने पहले, इसके हाथ कटे थे। और जब तारीख उसने पढ़ी कि यही वो तारीख है 18, 19, 20, तो उन्हें याद है, उन्होंने फिर पर्ची निकाली। नाम भी उसने अपना वही लिखा रखा था उसने, आफ्ताब, पुणे वाला, ये नहीं कि दूसरे नाम से, तो नाम उसी नाम की पर्ची थी। अब डॉक्टर साहब को वो पर्ची याद आई, उन डॉक्टर साहब ने फिर बात भी की, और डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ वो आया था। मैं कोशिश करूँगा, मैं कहूँगा आज आसिम है कि उस डॉक्टर की आप बात भी सुनिए इसी कहानी में कि वो वाकई आया था। मई के मंथ में आया था, काफ़ी पुरानी बात है, थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो मेरे पास आया था वो, और ये वक्त था सुबह का टाइम, मॉर्निंग आवर्स में आया था वो। और एक छोटा सा लेसरेशन था जो है राइट 4 आर्म में था उसको लेसरेशन, और सुपरफिशियल भी था, बहुत डीप नहीं था ये। तो आके कैजुअलिटी में लेटा हुआ था, और मेरे असिस्टेंट ने बताया कि सर एक लेसरेशन है, सुपरफिशियल है, आके देख लो, स्टिच करना है। तो मैंने उससे पूछा, तो मैंने उससे पहले बात की, तो हिंदी नहीं बोल रहा था वो, खाली इंग्लिश बोल रहा था वो। तो और काफ़ी जो है, काफ़ी लाउड और काफ़ी एग्रेसिव उसका बिहेवियर लग रहा था, काफ़ी तेज़ बात कर रहा था, काफ़ी लाउड, काफ़ी कंटिन्यूस बात लगातार बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी? देन ही सेड एक्चुअली वाइल कटिंग फ्रूट माई नाइफ स्लिप्ड एंड आई हैड कट हियर। ओके फाइन। तो फिर मैंने उसको टाँके लगाए, बोल दिया कि टाँके लगाना चाहता हूँ, बोला ठीक है। टाँके लगाया, मैंने शीशा दिया, कोई इसको पेन नहीं बताया कि कोई पेन हो रहा है, बहुत आराम से लगवाया अच्छे से। तो फिर बात करते करते मुझसे बोला कि एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली? तो उसने बोला कि एक्चुअली द IT सेक्टर ऑफ दिल्ली इज़ मच बेटर और आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर, सो आई मूव टू दिल्ली। दोबारा 2 दिन पहले पुलिस लेके आई थी। तो मैंने देखा उसको कि आफ्ताब, मुझे मालूम था कि लड़का बॉम्बे से, तो आफ्ताब लग रहा है मुझे, और मैंने पहचान लिया उसको कि वही लड़का है, आफ्ताब यही है। तो इन सारे सबूतों को जोड़कर ये एक इम्पॉर्टेंट सबूत हो सकता है कि हाथ कैसे कटे, और उसी तारीख में, जिस तारीख में ये सारी चीज़ें हुई। तो एक वो भी है जिसको लेके पुलिस जो है अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। उसके घर के अंदर से कुछ नॉवेल और लिटरेचर मिले आफ्ताब के, और पुलिस को ये लगा कि ये सच में पढ़ने लिखने वाला भी था। और सबसे बड़ी बात पुलिस को जो उससे बातचीत के दौरान 3 दिनों में पता चली वो ये है कि इसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक जांच, फॉरेंसिक एविडेंस, इन सब के बारे में बारीक से बारीक जानकारी पता है। और शायद यही वजह है कि इसने दिल्ली पुलिस को इस तरह से घुमा रखा है। तो इसे हर चीज़ पता, और इसीलिए इसने कौन सा एसिड से कौन सा फ्लोर ढूंढ साफ करना है, कितनी बार करना है, क्या करना है, उसने हर काम बड़े ठंडे दिमाग से सोच कर किया। तो पुलिस को ये भी पता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस के सामने, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि पूरी केस, पूरी जांच इस वक्त फॉरेंसिक एविडेंस पे ही टिकी हुई है। और पुलिस हाल के वक्त में शायद दिल्ली पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा केस होगा जिसमें आम पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस की जांच से कहीं बड़ा रोल एक केस को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक का होने जा रहा है। और फॉरेंसिक की अगर सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि अब अदालत भी उसे ठुकराती नहीं है, तो फिर ये केस आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि जो हड्डियां और नमूने मिले हैं उनके ज़रिए सच जल्द से जल्द सामने आए और फिर इस केस के बारे में सारा खुलासा हो। तो आगे इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर देता रहूँगा। लेकिन आज कहानी में इतना ही, पर कहानी ख़त्म करूँ वही अपना सिलसिला। आज अविनाश, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अविनाश। और ये सरोज जी के पति हैं। साथ ही वर्षा जगताप सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वर्षा जी। और अमित, सुजीत और सूरज जी ने भेजा है। इसके अलावा राहुल पटेल उज्जैन से, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। श्याम, बल्कि शायान अहमद, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शायान। और ये लखनऊ से हैं, शायर भी हैं। मनप्रीत कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनप्रीत। और शिवानी ने भेजा है।
साथ ही आशीष 14 तारीख को इनका था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आशीष। और इनके भाई आशुतोष पांडे, इनका 11 को था, तो आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सलमा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सलमा, जन्मदिन बहुत मुबारक हो आपको। और ये मोहम्मद शरीफ ने भेजा है। इसके अलावा अविनाश जनागल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अविनाश जी। और ये फादर हैं आयुष के। साथ ही विराज देव सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विराज। आशीष प्रताप सिंह ने भेजा है। साथ ही वहीदा और शफीक सैयद, इनकी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। इसके अलावा कई लोगों ने इस केस से रिलेटेड सवाल पूछे, बहुत सारे मेल है। मैंने कहा कि चलिए सबको रिप्लाई अलग अलग करने की बजाय यहीं पे एक सामूहिक जवाब दे देता हूँ। एक सुभाष द्विवेदी जी हैं, और इन्हीं से मिलते जुलते बहुत लोगों ने सवाल किए कि अगर जुर्म साबित हो जाता है तो आफ्ताब को क्या सज़ा मिलेगी। देखिए, दो चीज़ें हैं जो आफ्ताब ने किया है। कत्ल है, कत्ल के लिए हमारे देश में मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम सज़ा सज़ाए मौत है। अब सज़ाए मौत में भी लकीर है। सज़ाए मौत में लकीर ये है कि क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, या फिर किसी और वजह से कत्ल हुआ, या फिर आम तौर पर ऐसे कत्ल होते रहते हैं, क्योंकि वकील तो बहुत दलील दे देकर खेल घुमाते हैं। अब यहाँ अगर इस केस पे पर्टिकुलर बहस करें तो पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी कातिल ने किसी लाश के टुकड़े किए हैं। कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केस है, कई कहानियाँ आपको सुनाई है। यहाँ ये भी है कि वो कह रहा है कि मैंने अचानक गुस्से में ये कत्ल किया, तो प्री प्लान नहीं है। तो कई केस में हम लोगों ने देखा है कि अगर प्री प्लान नहीं है और गुस्से में किया है तो अदालत कम सज़ा दे देती है। लेकिन जिस तरीके का ये केस है, ख़ासतौर पर श्रद्धा का, एक लड़की जो एक लड़के के भरोसे पर अपना सब कुछ छोड़ देती है, अपने माँ बाप तक से बगावत करती है, उनका घर छोड़ती है, उनसे रिश्ते तोड़ लेती है, और उस लड़के के भरोसे पर अपनी एक नई दुनिया बसाने निकल पड़ती है, एक नए अनजान शहर में आती है। तो यहाँ सिर्फ उसके कत्ल का बात उसके कत्ल की नहीं है, पूरे भरोसे की कत्ल है। तो भरोसे का भी कत्ल है। और जिस तरीके से कत्ल के बाद, जिस वहशियाना तरीके से उसने लाश कैसे टुकड़े किए और अगले 20 दिनों तक, माफ़ कीजिए, जिस टुकड़ों को ठिकाने लगाया, वो पूरा प्री प्लान था। एक ठंडे दिमाग से सोचा समझा गया एक्ट था ये। तो इसीलिए ऐसे मामलों में मुझे नहीं लगता है कि इस केस में अगर दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की, सारे सबूत रखे, हाल में जो एक केस हुआ है जिसमें 3 रेपिस्ट को छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस की वो लापरवाही से भरी जांच थी, वैसी गलती ना करें। अगर इसमें दिल्ली पुलिस ने सारे एविडेंस और ख़ासतौर पर फॉरेंसिक एविडेंस को सही तौर पर कोर्ट में रखे, मुझे लगता है इस केस में आफ्ताब को मैक्सिमम पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी यानी सज़ाए मौत से कम नहीं मिलनी चाहिए, और शायद अदालत दे भी नहीं। कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि लोअर कोर्ट यही फैसला सुनाएगी। पर इसके साथ फिर वही शर्त है कि दिल्ली पुलिस अपने सारी इन्वेस्टिगेशन, सारे सबूत, गवाह, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने वाली चीज़ें सही तरीके से कोर्ट के सामने रखे और पेश करे, वरना यहाँ केस पलटते और बिगड़ते और बनते वक्त नहीं लगता। सेम दीपक गोर का भी यही लगभग सवाल था। इसके अलावा दिलीप कुमार हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर हैं, ये बाहर में हैं। सब तीनों ने कहा था कि जो बाथरूम का वो वाटर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम सारा, उसमें भी कुछ सबूत मिल सकता है। आपने कहा और मैंने ये शुरू में बताया कि दिल्ली पुलिस इस लाइन पर काम भी कर रही है। साथ ही प्रवीण कुमार सिंह ने ये कहा है कि क्या जब सबूत नहीं मिल रहे हैं तो लाई डिटेक्टर टेस्ट से इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट आज भी हमारे देश में एक औजार हथियार तो है, लेकिन अदालत में ये मान्य नहीं है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाई डिटेक्टर से आपको अदालत में आप जाके कहें इसने ये कबूल किया, हाँ मैंने कत्ल किया, श्रद्धा का मैंने लाश के टुकड़े किए, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन उसी लाई डिटेक्टर में अगर उससे पूछा जाए कि ये बताओ आरी तुमने कहाँ फेंकी जो तुमने टुकड़े किए थे जिससे, तो बताया कि मैंने वो छतरपुर के फलाने गली के या फलाने सड़क के फलाने मोहल्ले के एक टैंक में रखा है, नाले में रखा है, या मैंने अपने ही घर में दबा दिया है। तो लाई डिटेक्टर से उसके इस खुलासे से अगर वो आरी बरामद हो गई तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट आमतौर पर सबूतों को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मैंने आपको एक बड़ी खबर दी नहीं, वो ये कि आज ही दिल्ली की साकेत कोर्ट ने, चूँकि यही इस केस में हो रहा है,
साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सर्जरी को कबूल कर ली और कहा है कि ठीक है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमें बहुत सारी चीज़ें तलाशनी है, जैसे मोबाइल हो या आरी हो, तो ये होशो हवास में तो बता नहीं रहा है, तो हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट में ये पकड़ा जाए और सारी चीज़ें उगल दें, या फिर ब्रेन मैपिंग, बाकी और भी जितने साइंटिफिक टेस्ट होते हैं। तो साकेत कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी और ये एक बड़ी जीत है दिल्ली पुलिस की। तो हो सकता है उसके ज़रिए कुछ चीज़ें मिले, आला कत्ल यानी हथियार मिले। तो प्रवीण कुमार सिंह जी, इसमें यही था कि सबूत इसी तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं। एक ने पूछा था कि अगर इसमें सबूत नहीं मिला तो क्या होगा, वो छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें आला कत्ल यानी हथियार नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लाश नहीं मिली कभी, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस या और बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक केस मुझे याद आ रहा है जिसमें एक शख्स 7 साल तक गायब था और लगातार यही बहस चल रही थी कि जिसको पकड़ा गया था कातिल के तौर पर, उसके वकील ये कह रहे थे कि भाई ये कातिल है ही नहीं, क्योंकि वो शख्स कहीं गुम है, कहीं भाग गया है। तो लाश तो लाओ, जब तक लाश नहीं है कैसे पता चलेगा कि ये कत्ल हो चुका है या मर चुका है? लेकिन कोर्ट ने कई ऐसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे जिसके आधार पर बिना लाश के सज़ा दी और कहा कि नहीं, उसका कत्ल हुआ है और ये कातिल है। तो ऐसी सूरत में भी अगर सबूत नहीं मिलता, मान लीजिए लाश के टुकड़े, क्योंकि 6 महीने पुरानी बात है, नहीं होते हैं, तो भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिसको कोलैबोरेट करके एक कड़ियों से कड़ियों को जोड़कर एक पुख्ता केस अदालत में तैयार किया जा सकता है। माना नहीं जाता। तो फिर सवाल ये है कि लाई डिटेक्टर का क्या यूज़ है?